तो भैया कल अपन ने सेक्शन 9 कर लिया था, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। प्राइस मनी कंसिडरेशन की सर प्राइस कैसे डिसाइड होगा, उसके तरीके अपन ने देख लिए थे। और ये भी देखा था कि सर यदि दो जनों ने, सेलर और बायर ने, गुड्स को खरीदना और बेचना फिक्स कर लिया है लेकिन उसके प्राइस के बारे में कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पाए हैं, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट गलत होगा एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट? नहीं सर, वो गलत नहीं होगा, और सेलर बायर के द्वारा सेलर को एक रीजनेबल प्राइस पे करी जाएगी। नाउ व्हाट इज रीजनेबल डिपेंड्स फ्रॉम सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस, इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, वो तरीके जिनसे कि प्राइस फिक्स होती है, नंबर वन। नंबर टू, अब अपने को सेक्शन 10 डिस्कस करना है ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल एट अ वैल्यूएशन, दैट इज फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। अपन ने एक तरीका देखा था दैट थर्ड पार्टी जो, सर प्राइस किस किस तरीके से डिटरमाइन हो सकता है, किस किस तरीके से फिक्स हो सकती है, कि सर उसमें से एक तरीका है कि प्राइस थर्ड पार्टी के द्वारा भी फिक्स करी जा सकती है, वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और एग्जामिनर का ये क्वेश्चन बहुत बार समझ में आता है। तो अपन वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी सेक्शन 10 भी, इंडिविजुअल सेक्शन 9 सेक्शन 10 और दोनों अलग से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी लास्ट लेग करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया आरुष मुंदड़ा? आज आया नहीं है क्या? ओके, ग्रेट। जश शाह तू पढ़ेगा हमारे लिए? Yes, sir. Failure to value by a third party, Section 10, subsection 1, Section 10, where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of third party, and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoided. That is, agreement becomes void. However, when the buyer has received and appropriate the goods, he is bound to pay a reasonable price for them. ये मैंने आपको कल समझाया था जो चीज है, कि सर सेलर ने और बायर ने आपस में एग्रीमेंट बनाया कि मैं आप, इसको भी कार पसंद आ गई, इसको कार सेल करनी थी, ओके। सर दोनों है ना प्राइस को लेके अटक रहे थे कि सर व्हाट शुड बी द प्राइस। ये कह रहा था कि 5 लाख होना चाहिए, ये कह रहा था नहीं 3 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो सर अल्टीमेटली दोनों के बीच में ये हुआ कि चलो अपन एक थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन करा लेते हैं। जैसे आजकल सर्विसेज आ गई ना, कास्ट 24, स्पिनी, वो जो बोलेगा वो प्राइस फाइनल अपन मान लेंगे, या कोई एक एक्सपर्ट से अपन कार को वैल्यूएशन करा लेते हैं। ठीक है, बुलाया साहब थर्ड पार्टी एक्सपर्ट को। थर्ड पार्टी ने, यदि, अब देखो दो सिनेरियोज हो सकते हैं इस दौरान। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, बायर ने ये बोला सेलर को, पहला सिचुएशन, बायर ने सेलर को बोला कि देख, जो भी प्राइस थर्ड पार्टी वैल्यू करेगी मैं वो दे दूंगा, तो रुक क्यों रहा है, गाड़ी तो मेरे को दे दे यार ताकि मैं काम ले सकूं। तो इसने भी, सेलर ने भी बोला ओके तू गाड़ी ले जा, यानी कि गाड़ी सेलर से बायर के पास में जा चुकी है। यानी कि देखो ये वाला पॉइंट क्या, where the buyer has received and appropriated the goods। ठीक है, जहां पर बायर ने रिसीव कर लिया और उन गुड्स को अप्रोप्रिएट कर लिया टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हो गई पहली सिचुएशन इस सिनेरियो की। और दूसरी सिचुएशन क्या है, जहां पर बायर ने और सेलर ने कार खरीदने और बेचने का वादा तो किया, बोला ये भी कि सर वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी होगा, वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी होगा। ठीक है, और उसमें सेलर ने बायर को अभी तक कार दी नहीं है, बोला जल्दी क्या है, मैं खुद जब वैल्यूएशन हो जाएगी तब दे दूंगा। या फिर बायर को भी कोई जल्दी नहीं थी, उसने भी कार मांगी नहीं। तो ये दो सिचुएशंस जहां पर वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी होना है लेकिन बायर हैज रिसीव्ड एंड अप्रोप्रिएटेड द गुड्स, एंड जहां पर बायर हैज नॉट रिसीव्ड एंड अप्रोप्रिएटेड द गुड्स, तो इन दोनों में आंसर अलग हो जाएगा जो अपन डिस्कस करने वाले हैं उसमें। कि सर, अब सर थर्ड पार्टी को बुलाया गया, ये सर सेलर और बायर ने थर्ड पार्टी को बुलाया, वैल्यूअर को, कि आइए वैल्यूएशन कीजिए।
अब कोई कारणवश यदि थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट, ये दो वर्ड्स काम लिए गए हैं, थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट वैल्यू द कार, तो फिर इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ये क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट लिखा है पर भावनाओं को समझो कि सर द एग्रीमेंट एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। ठीक है सर, वापस पढ़ो। सर वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी होना है एंड सच थर्ड पार्टी आइदर कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन। वो याद, मान लो सेलर ने बोला मैं तो मर्सिडीज कार या बीएमडब्ल्यू कार बेचने की बात कर रहा हूँ, और ये जो थर्ड पार्टी इज एक्सपर्ट इन मारुति कार, हुंडई कार्स या फिर टाटा कार्स, ये बड़े ब्रांड्स की कार का वैल्यूएशन नहीं करते हैं, तो ही कैन नॉट वैल्यू द कार। ठीक है, वो बोलता है सर मैं यार देखो मैं इन सब के बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा अपना फोर्टे है हुंडई मारुति टाटास का, मैं बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज में एक्सपर्टीज नहीं रखता हूँ। तो ही कैनॉट और ही डज नॉट, वो बोलता है ठीक है मैं आ जाऊंगा और आ भी जाता है, लेकिन वो वैल्यू नहीं करता, नहीं भाई मेरे को बस का रोग नहीं है, मेरे को नहीं करना। तो फिर क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ओके सर, लेकिन सर अब जहां पर, अब इसमें ये दो सिचुएशन होती है कि एग्रीमेंट वॉइड होगा या नहीं होगा। सर यदि ही कैन नॉट और डज नॉट वैल्यू, इस दौरान कार यहाँ जा चुकी है, बायर ने रिसीव कर लिया और अप्रोप्रिएट कर दिया गुड्स को, तब तो सर ये एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। यहां पर बायर सेलर सेलर को एक रीजनेबल प्राइस देगा, रीजनेबल प्राइस देगा, और जहां पर सेलर ने बायर को कार अभी तक दी नहीं है और उसने अप्रोप्रिएट नहीं करी है टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वापस समझाता हूं। सेक्शन 10, वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी। सेलर ने बायर को कार देने का वादा किया, जो भी वैल्यूएशन वैल्यूअर करेगा थर्ड पार्टी करेगी उस पे। ठीक है सर, यदि वैल्यूअर थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट वैल्यू द कार, तो अब दो सिचुएशंस, यदि बायर हैज रिसीव्ड द गुड्स, रिसीव्ड और अप्रोप्रिएटेड द गुड्स टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट, तब तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, ये वॉइड नहीं होगा। बायर विल हैव टू पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस। ठीक है, और जहां पर बायर ने अभी तक गुड्स को रिसीव नहीं किया है और अप्रोप्रिएट नहीं किया है टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट, कार अभी तक सेलर के पास में ही है, वहां पर द एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, खत्म, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया या नहीं आ गया, पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया? यस सर, यस सर। तो आओ आगे पढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल पढ़, ये जो मैंने अभी समझाया ना वही है, वॉट एवर द प्राइस इज फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी दैट विल बी फाइनल, फेलियर बाय थर्ड पार्टी टू वैल्यू गुड्स। अच्छा, इसके भी दो सिचुएशन आएंगे अभी, अपन करेंगे, पहले ऊपर का ही टेक्स्ट कर लेते हैं। सर यहां पर फेलियर टू वैल्यू बाय थर्ड पार्टी, यानी कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पा रही है, उसके पीछे सेलर की भी गलती नहीं है, बायर की भी गलती नहीं है, किसी भी पार्टी की गलती नहीं है, खुद थर्ड पार्टी नहीं बोल दिया मैं वैल्यू नहीं कर सकती हूँ, या फिर उसने किया नहीं। ठीक है, यहां पर किसी सेलर या बायर की भी गलती नहीं है। अब सेकेंड सिचुएशन, सर या तो सेलर या बायर की गलती के कारण थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पा रही है, कि सर कैसे, जश शाह वॉज द सेलर एंड अक्षित कासट वॉज द बायर। ठीक है, दोनों में प्राइस कार देने की बात हुई, जश शाह ने कहा मेरी कार बिकाओ, अक्षित कासट ने कहा आके देख लेता हूँ, ठीक है पसंद आ गई खरीद लेंगे, डन डना डन। लेकिन सर वैल्यू प्राइस क्या रहेगी, कि सर जो थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी। ओके, थर्ड पार्टी को बुलाया गया, ठीक है, थर्ड पार्टी आया भी, वैल्यूअर आया भी, लेकिन जश शाह के मन में चोर आ गया, जश शाह ने बोला, जश शाह उसको कार तक ले जा ही नहीं रहा है, पूरे दिन इधर उधर कभी सेव पूड़ी खिला रहा है, कभी भेलपूड़ी खिला रहा है, हाँ हाँ ले जाएंगे जल्दी क्या है, ऐसा कह के पूरा दिन उसको पाव भाजी खिला रहा है, लेकिन कार तक जाने नहीं दे रहा है जश शाह उसको। यानी कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाई, इसके पीछे वन ऑफ द पार्टीज इज रेस्पॉन्सिबल और नॉट? यस सर, या यही काम बायर ने किया होता कि चलो वैल्यूअर को लेके आ गए लेकिन उसको वैल्यूएशन करने ही नहीं दे रहे हैं, कभी कुछ गोची मार रहे हैं, कभी कुछ गोची मार रहे हैं। ठीक है,
तो सर यहाँ पर किसी न किसी पार्टी की गलती के कारण थर्ड पार्टी उस कार का वैल्यूएशन नहीं कर पाई, ठीक है। सो व्हेन आइदर पार्टी इज एट फॉल्ट, इस कारण वैल्यूएशन नहीं हो पाया, और उस कारण रेमेडी क्या होगी, पढ़ भाई। Other party at fault and remedy, subsection 2, section 10, where the third party is prevented from making valuation by the default of the seller or buyer, then the party not at fault may sue the party at fault for damages. अब देखो, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि या तो सेलर ने खेल खेल दिया या बायर ने खेल कर दिया, बदमाशी कर ली है, इस वजह से वो वैल्यूएशन नहीं कर पाया। तो सर ऐसे केस में जहां पर वैल्यूअर की गलती नहीं है, थर्ड पार्टी जो है वो बायर या सेलर की गलती के कारण वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है, देन द पार्टी नॉट एट फॉल्ट, सेलर की गलती है तो बायर इज नॉट एट फॉल्ट, बायर की गलती है तो सेलर इज नॉट एट फॉल्ट, मे स्यू द पार्टी एट फॉल्ट फॉर डैमेजेस। इस कारण जो भी लॉस, नुकसान, डैमेज अपोजिट पार्टी को हो रहा है जो कि गलती पे नहीं थी, तो फिर इस कारण जो भी पार्टी गलती पे नहीं थी, वो सामने वाली पार्टी जिसने गलती करी है उससे डैमेजेस या लॉस, इस कारण जो भी उसको हुआ है वो सब वसूल सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ो। Example, A agrees to sell certain goods to B at a price to be fixed by C. If C refuses to value the goods and fix the price, then the agreement is avoided. If, however, C is willing to value the goods but is prevented from making the valuation by the wrongful act or fault of A or B, the party in fault is liable in damages to the party not in fault. ठीक है सर, चलिए, तो ये इसी के साथ अपना पूरा ये हो गया। हाँ, तो अब सर प्राइस से रिलेटेड क्या क्या बातें पढ़ी अपन ने, देखो बेसिक बात ये पढ़ी कि सर जहां पर सेलर और बायर ने किसी चीज को बेचने और खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उन्होंने प्राइस अभी तक फिक्स नहीं करी है, इस कारण ये कॉन्ट्रैक्ट गलत वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा क्या, नहीं सर, द बायर नीड्स टू पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस, ये तो हो गया पहला वन। अब आता है दूसरी चीज कि सर सेलर और बायर ने एक तरीका प्राइस फिक्स करने का ये रखा है कि अपन तो वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी कराएंगे। तो सर दो चीजें हो सकती है, पहली सिचुएशन जहां पर थर्ड पार्टी ने खुद ने या तो कैन नॉट और डज नॉट डू द वैल्यूएशन, इसकी खुद की गलती है, हाँ, वहां पर क्या होगा, सर वहां पर दो चीजें हो सकती है, वहां पर दो चीजें हो सकती है, क्या कि सर यदि ऑलरेडी सेलर से बायर के पास में वो जो भी गुड्स हैं वो जा चुके हैं, कार जा चुकी है और उसने अप्रोप्रिएट कर लिए टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर बायर विल पे अ रीजनेबल प्राइस टू द सेलर एंड कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा। और दूसरी सिचुएशन जहां पर जो गुड्स है वो सेलर के पास में ही है और थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट वैल्यू, वहां पर अब ये कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड, वॉइड हो जाएगा, यानी कि अब सेलर को बायर को कार देने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। यस सर। और यदि थर्ड पार्टी इसलिए वैल्यू नहीं कर पा रही है क्योंकि सेलर या बायर ने बदमाशी करी है, तो जो भी अपोजिट पार्टी है उससे डैमेजेस वसूल सकती है, ठीक है। ये नटशेल में। अब आ जाओ अपन पढ़ते हैं, ये इसकी पूरी मैंने जो समरी दी हुई है, फेलियर बाय थर्ड पार्टी टू वैल्यू द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द बायर और सेलर, देन टू सिचुएशंस। यस सर, ये सिचुएशन और सिचुएशन टू दोनों कर लिया अपन। सर एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है शायद, या कहीं ना कहीं आरटीपी एमटीपी में आया हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल पढ़ भाई। A agrees to sell B his two second-handed cars on the terms that the price was set and fixed by C. B takes the delivery of one car immediately. C, however, refuses to fix the price. A asks for the return of car already delivered, whereas B insists on the delivery of the second car to him for a reasonable price of both the cars. Decide. डिसाइड। सर ठीक है, ए और बी के बीच में, सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट बन रहा है जहां पर सेलर के पास में दो कार्स हैं, एक है मारुति की कार, एक है हुंडई की कार, ओके सर।
बायर के साथ में एग्रीमेंट बनाया ये दोनों कार्स खरीदने का, मारुति की भी हुंडई की, किस प्राइस पे कि सर वैल्यूएशन टू बी डन बाय थर्ड पार्टी पे, थर्ड पार्टी जो भी दोनों प्राइस लगाएगी उस पे। फर्स्ट कार के साथ में क्या होता है, फर्स्ट कार के साथ में वो बायर को दे दी जाती है इस दौरान कि ठीक है वैल्यूएशन होता रहेगा तू चलाना चालू कर, ठीक है। फर्स्ट कार के साथ में वैल्यूएशन होता रहेगा, ये इसके पास में आ चुकी है, यानी कि कार जो है रिसीव्ड एंड अप्रोप्रिएटेड टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यस सर। और सेकंड कार के लिए क्या हुआ, वो सेलर के पास में ही पड़ी है, ठीक है, जब भी वैल्यूएशन होगा तब दी जाएगी, ओके सर। अब सर थर्ड वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी आई, लेकिन उसने वैल्यूएशन करने से मना कर दिया, असमर्थता जाहिर कर दी। सर अब क्या होगा, डिसाइड। तो सर पहली कार के लिए तो चूंकि buyer has received and appropriated the goods and the third party cannot or does not value the car without any fault of any of these parties, तो फिर अब सर ये कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट कार के लिए तो वैलिड रहेगा एंड बायर वुड पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस। वेयर फॉर द सेकेंड कार, चूंकि वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी मना कर दिया गया, उसमें किसी सेलर या बायर की भी गलती नहीं है, लेकिन सर buyer has not received or appropriated the goods, buyer has not received or appropriated the goods, तो सर contract is thereby avoided, ठीक है। और अब सेलर ये भले ही कितना ही बोल रहा है मैं तेरे को रीजनेबल प्राइस दे दूंगा, चल गाड़ी मेरे को दे दे, ठीक है, सेलर मना कर सकता है। और फर्स्ट वाली कार के लिए क्या सेलर वापस कार मांग सकता है, नहीं सर, buyer has received and appropriated the goods so he will pay the seller a reasonable price towards this। तो पहली कार बायर के पास में रह जाएगी, दूसरी कार सेलर के पास में रह जाएगी। दोनों, क्या ये दोनों सिचुएशन समझ में आई आप लोगों को, दोनों सिचुएशन समझ में आई, ये सर इसको पढ़ ले। First car, B needs to pay a reasonable price for the same, and A cannot ask for its return as goods have already been received by the buyer, B, and he has appropriated the goods and put to use. So reasonable price to be paid. Second car, B cannot insist on delivery as where valuation to be done by a third party, and third party fails to value the car. The contract becomes void. कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कोई रीजनेबल कार करने की देने की जरूरत नहीं। नाउ थर्ड पॉइंट, बट इफ द वैल्यू एट थर्ड पार्टी इज अनेबल टू वैल्यू द गुड्स ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, किसी पार्टी की गलती के कारण वो वैल्यू नहीं कर पा रहा है, देन द पार्टी नॉट इन फॉल्ट कैन रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द पार्टी एट फॉल्ट। इस कारण उसको जो भी डैमेज या लॉस हो गया है वो सब रिकवर कर सकती है अपोजिट पार्टी से। बोलो रे, समझ में आ गया? यस सर। एक काम रह गया था कल इसका, आप मुझे आपको क्वेश्चन बैंक देना था, तो सर वो मैं आज दूंगा क्वेश्चन बैंक। और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के साथ में है क्वेश्चन बैंक, पहला चैप्टर 1 है फिर चैप्टर 2 का है। तो आप लोग को क्या करना है कि सर उस क्वेश्चन बैंक में से चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेने हैं और अपन लोग को क्लास में डिस्कस करेंगे अपना। देखो क्वेश्चन बैंक जो है ना वो रीढ़ की हड्डी है अपनी, ठीक है। अलग अलग तरीके के कितने कितने कैसे कैसे क्वेश्चन आज दिन तक इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं, या कहीं और से भी कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है, चाहे आरटीपी से, चाहे एमटीपी से, चाहे पास्ट क्वेश्चन पेपर से, चाहे अपनी इमेजिनेशन से, चाहे मॉड्यूल से, सब उसमें वैरायटी उठा के डालने की कोशिश करी है। पर सर ध्यान में फोकस में ये रखना है क्योंकि इंस्टीट्यूट का एक पैटर्न चेंज हो रहा है कि अब वो लंबे लंबे सवाल पूछेगा, तो उनमें से मल्टीपल कंसेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में उठा के पूछे जा सकते हैं। तो हमको दिमाग और फ्रीक्वेंसी ओपन रखनी है, खुली रखनी है कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। चलो अब अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, कंडीशंस एंड वारंटीज। सर 4 चैप्टर हैं टोटल। क्या क्या कि सर एक तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे, ये सेल का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दूसरा चैप्टर है कंडीशंस एंड वारंटीज।
तीसरा चैप्टर है तुम्हारे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये दो अलग अलग बातें होती है, ओनरशिप देना और गुड्स की डिलीवरी देना, ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों, मैंने पहले भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताए थे ना आपको। गुड्स की डिलीवरी पहले ही दे दो पर ओनरशिप बाद में दी जा सकती है, ओनरशिप पहले ही दे दो पर डिलीवरी बाद में दी जा सकती है, ऐसा बहुत सारी, ये अलग अलग बातें हैं। चैप्टर नंबर 4 होता है तुम्हारा अनपेड सेलर। सर यदि कोई सेलर है, उसको बायर ने पूरा पैसा नहीं दिया है, तो वो कौन हो जाएगा कि सर अनपेड सेलर। तो सर अनपेड सेलर के राइट्स क्या क्या हैं, और बायर के भी राइट्स इसी चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। तो अपन ने पहला लेग कर लिया है। लेट अस कम टू द सेकंड लेग, दैट इज द कंडीशंस एंड वारंटीज। ठीक है सर। सर आप लोग जब बाजार से कोई चीज खरीद के लाते हो, तो उस पे गारंटी या वारंटी लिखा हुआ होता है, गारंटी या वारंटी। मैं एक बहुत बेसिक उसमें पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड वारंटी? हम्म, गारंटी मतलब आपको रिप्लेसमेंट है, वारंटी मतलब आपको रिपेयर करके दे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। गारंटी मतलब तो आपको सीधा रिप्लेस होके मिलेगा, और वारंटी मतलब तो आपको रिपेयर करके वही चीज दी जाएगी, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। इधर पुरानी वाली चीज हटा के नई चीज दे दी जाएगी, इधर पुरानी चीज में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है, हाँ या तो रिपेयर या कुछ ऐसा करके दे। ये जनरल समझदारी वाली बात है, ये कोई लीगल बात नहीं है, ठीक है। अपना चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, कंडीशंस एंड वारंटीज। यहां पर आओ समझो बात क्या है। सर जब सेलर बायर को माल बेचते समय, गुड्स को बेचते समय, उन्हें गुड्स को बेचने के लिए कुछ स्टिपुलेशंस करता है। सर ये स्टिपुलेशंस क्या होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशंस करता है, ठीक है। जब बायर सेलर को माल बेचते समय या माल बेचने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशंस करता है, तो उन रिप्रेजेंटेशंस को अपन क्या बोलते हैं, सर स्टिपुलेशंस, ठीक है। अब सर स्टिपुलेशंस जो होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस जो होते हैं, वो या तो होते हैं कंडीशंस, या वो स्टिपुलेशंस होती हैं वारंटीज। अभी बताता हूं क्या सर। जब वो स्टिपुलेशन इतने इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब वो स्टिपुलेशंस इतने इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि यदि वो पूरे नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, तब तो अपन उनको बोलेंगे कंडीशंस। यानी कि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई ना, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बायर ने जो सेलर से चीज खरीदी है वो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट करके माल वापस पकड़, भाई मुझे मेरा पैसा वापस दे दे, ठीक है। और जब वो स्टिपुलेशंस इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कि उनके पीछे कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट किया जा सके, तो आप कॉन्ट्रैक्ट वारंटीज, उन्हें वारंटीज बोलते हैं। सर वारंटीज जो आप को रिप्रेजेंट किया गया वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकते हो, डैमेजेस फ्रॉम दी अदर पार्टी। सर थोड़ा समझ में तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में समझ में समझाओगे तो हमको और अच्छा लगेगा। तो आओ एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। यस, सबसे पहले तो ये जिन लोग ने वीडियोस ऑफ करके रखे हैं, ऑलमोस्ट सभी ने ऑफ करके रखे हैं, ये किस खुशी में ऑफ करके रखे हैं? आज जस्ट शाह, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। सर आज आपने मेरे को पढ़ने बोल दिया इसलिए मेरा वीडियो ऑन हो गया। हम्म, सम्यक। पीछे बोर्ड पे लॉ का कुछ लिखा है या नहीं लिखा है? क्यों नहीं लिखा है, कुछ लिख दे यार। आई हेट लॉ मत लिख देना, बस। ठीक है। तो कुछ लॉ का कुछ टारगेट बना ले बेटा। नेक्स्ट, चलो आ जाओ। अब है ना, देखो
कंडीशंस और वारंटीज को समझते हैं कि सर जब वो स्टिपुलेशंस या रिप्रेजेंटेशंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यदि वो पूरे नहीं होते तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। वारंटीज में स्टिपुलेशंस इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरे नहीं होते तो कॉन्ट्रैक्ट ही रेपुडिएट करके खत्म किया जा सकता है। बस आप ज्यादा में ज्यादा डैमेजेस मान सकते हो। ठीक है। अब एक दिन हमारे हमारे सम्यक जैन साहब हैं, वो सम्यक जैन साहब गए एक कार के शोरूम पे। ठीक है सर। कार शोरूम वाले को बोला मेरे को एक ऐसी कार चाहिए जो 30 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में चल सके। 30 किलोमीटर पर लीटर में चल सके, मुझे ऐसी कार चाहिए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर जो कार शोरूम ओनर ने उनको एक कार बताई, मारुति अल्टो। ठीक है। बोला सर ये कार ऐसी है जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा कर देगी, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर लीटर का इस पे माइलेज निकल जाएगा। बाकी तो आपकी ड्राइविंग हैबिट्स और उन पे डिपेंड करता है, बट ये कार ऐसी है जो आपके पर्पस को सूट करेगी। तो सेलर के इस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सम्यक जैन ने वो कार खरीद ली। ओके। तो सर मैं क्या बोलूंगा, कंडीशन क्या है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि सर कार का 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देना इज द कंडीशन टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब सम्यक जैन चला रहे हैं कार को। सम्यक जैन ने कार को जब चलाया ना, कार ने उनको 20 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा का अच्छे से अच्छा चला लिया तो भी माइलेज न दिया। ठीक है। इसका मतलब है कंडीशन फुलफिल हुई क्या, स्टिपुलेशन फुलफिल हुआ क्या? नहीं सर, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो अब सर सम्यक जैन के पास में क्या ऑप्शन है? सम्यक जैन कार शोरूम ओनर को बोल सकते हैं क्योंकि कंडीशन ये ऐसा स्टिपुलेशन है जो कि पूरा होना जरूरी था, वो फुलफिल नहीं हुआ है। आई एम गिविंग बैक यू यू कार, यू गिव माई बैक माई मनी बैक टू। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कार का, क्योंकि ये जो प्राइमरी चीज थी वो फुलफिल नहीं हुई। आ जाओ सेकंड एग्जांपल समझते हैं। ये समझ में आ गया ना कंडीशन क्या होती है? समझ में आ गया ना? एवरीवन, एवरीवन। खुशबू, श्रेया कर्नावट, श्रेया कर्नावट भी आजकल वो कहते हैं ना, साथियों का रंग चढ़ गया है इसमें, है ना कर्नावट? सर बियानी तो घर से बाहर ही है, आप उसको तो कुछ बोलते नहीं हो, मेरे को ही क्यों बोल रहे हो? हम्म। सर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सर, वी टू आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, डोंट कंपेयर अस। नेक्स्ट सर। तो अब इस बार हमारी श्रेया कर्नावट गई कार शोरूम पे। ओके सर। कर्नावट ने बोला कार शोरूम वाले को मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो कि हाईवे के लिए सूटेबल हो, जो कि हाईवे के लिए सूटेबल हो। कार शोरूम वाले ने इसको मारुति अल्टो पकड़ा दी। सर क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है? इज अल्टो सुटेबल फॉर हाईवे? नो, इट इज प्राइमरीली ए सिटी कार। शहर में दौड़ाने के लिए अच्छी है वो, हाईवे के लिए इट इज नो गुड। ठीक है, चला लेते हैं लोग, वो एक अलग बात है, लेकिन चलाने मतलब इट्स अ सिटी कार नॉट अ हाईवे कार। ठीक है। तो सर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, कंडीशन ब्रीच हो गई। हाईवे पे लेके गई, पास में से एक ट्रक निकलता और गाड़ी हिल जाती। ठीक है, तो इट वॉज नॉट सुटेबल फॉर हाईवे, तो कंडीशन ब्रीच हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करके कार लौटा सकते। ठीक है सर। अब देखो सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें कंडीशंस और वारंटीज दोनों समझाऊंगा आपको। श्रेया कर्नावट गई कार शोरूम वाले के पास में, बोला मुझे ऐसी कार चाहिए जो हाईवे के लिए सूटेबल है हो। यस सर। तो कार शोरूम वाले ने इसको बताई एक कार विच वॉज टोयोटा इनोवा। ठीक है, थोड़ी सी लंबी कार होती है ना, वो बताई कि हाँ देखो हाईवे के लिए बहुत अच्छी कार है। अच्छा, ये बताते बताते कार शोरूम वाले ने एक चीज और रिप्रेजेंट कर दी, एंड मैडम ये 30 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज देती है। एंड मैडम ये 30 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज देती है। तो उससे भी कनावट इंप्रेस हो गई, उसने इनोवा खरीद ली। ठीक है सर। अब क्या हो रहा है, इज द कार सुटेबल फॉर हाईवे? यस सर। तो कंडीशन फुलफिल हो गई क्या? यस सर।
बट सर उसने इस पे भी तो डिपेंड किया था कि एंड मैडम ये 30 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज दे देती है, पर सर वो कार ओनली 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर का ही माइलेज निकाल पा रही है। पर सर यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में it will be considered as a warranty because primary condition क्या थी, she wanted a car suitable for highway, और साथ साथ में ये भी रिप्रेजेंट कर दिया गया कि मैम आपको हाईवे कार चाहिए ना, ये लो, प्लस ये 30 किलोमीटर का माइलेज भी आसपास निकाल देती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात तो है, इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशन तो है फॉर टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दिया जाए यदि ये फुलफिल नहीं हो। यस सर, तो सर कंडीशन तो फुलफिल हो गई लेकिन वारंटी फुलफिल नहीं हुई, तो अब क्या श्रेया कर्नावट कार वापस दे सकती है? नहीं दे सकती, ज्यादा में ज्यादा कार वाले से डैमेजेस वसूल सकती है। आपने बोला था इस वजह से मैंने खरीदा, हालांकि प्राइमरी कंडीशन नहीं थी मेरी, पर वारंटी तो थी है, तो अब आप मेरे को डैमेजेस पे करो, बिल्कुल डैमेजेस डिमांड कर सकती है। तो सेम 30 किलोमीटर पर लीटर वाली बात है, एक एग्जाम्पल में कंडीशन हो गई, दूसरे में वारंटी हो गई। चीजें कैसे काम करती हैं बात समझ में आई? चीजें कैसे काम करती हैं बात समझ में आई? यस सर, एक और एग्जाम्पल देखिए सर। श्रेया कर्नावट कार खरीदने गई शोरूम ओनर के पास में, कार शोरूम ओनर वाले के पास में। यस, बोला मुझे एक बढ़िया सूटेबल कार दो विच इज फिट फॉर सिटी ड्राइविंग, तो मारुति अल्टो दे दी। ठीक है सर, क्या हुआ, वो अल्टो का 3 महीने बाद हॉर्न खराब हो गया। हॉर्न होता है ना जो अपन बजाते हैं ताकि रास्ते में लोग बीच में नहीं आए, 3 महीने बाद हॉर्न खराब हो गया। तो क्या अब उस हॉर्न खराब के लिए श्रेया कर्नावट पूरी गाड़ी वापस दे सकती है क्या, कि देखो नहीं कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ये नहीं हुआ? अरे नहीं, हॉर्न इतनी इंपॉर्टेंट है नो डाउट, सारे पार्ट्स गाड़ी के सही से काम करने चाहिए, पर हॉर्न इतना इंपॉर्टेंट है क्या कि वो सही से काम नहीं किया तो ये गाड़ी रिटर्न कर देगी? नहीं सर, ये वारंटी में कंसिडर किया जाएगा, और जो भी रिपेयरिंग है वो करा के देने का, इसका मतलब जो भी डैमेजेस इसके लगे हैं, एक्स्ट्रा चेंज, वो हॉर्न चेंज कराना पड़ा, वो सब कौन बेयर करेगा? सर ये करेगा, या फिर रिपेयरिंग फ्री में करा के देगा या फिर डैमेजेस पे करेगा। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं किया जा सकता। तो मेन चीज क्या है कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कुछ स्टिपुलेशंस होते हैं, वो स्टिपुलेशंस या तो कंडीशंस होते हैं या फिर वो स्टिपुलेशंस वारंटीज कहलाती हैं। यस सर, यदि वो स्टिपुलेशंस इतने इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यदि वो पूरे नहीं होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट किया जा सकता है और अपना पैसा वापस लिया जा सकता है, तब तो उन स्टिपुलेशंस को अपन बोलते हैं कंडीशंस। और यदि वो स्टिपुलेशंस इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि यदि वो फुलफिल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट किया जा सके, तो फिर उनको क्या बोलते हैं अपन? वारंटीज। यदि वारंटीज फुलफिल नहीं हुई है तो आप केवल डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं, यदि कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई हैं तो आप सर कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हैं, और आगे हम देखेंगे कि आप डैमेजेस भी डिमांड कर सकते हैं। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस सर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो, यस और नो? यस, कि दिमाग गाड़ियों में दौड़ने लग गए, नहीं मैं तो पिंक कलर की कार खरीदूंगी, नहीं मैं तो रेड कलर की कार खरीदूंगी। ऐसा मत कर लेना। बियानी घर पहुंची या नहीं पहुंची? पहुंच गई सर। पहुंच गई, कहाँ गायब थी? सर आज कॉलेज से आने में लेट हो गया। अरे इतनी पढ़ाकू हो गई है तू, अरे बाप रे। चलो ठीक है, सेम लिंक पे वापस ज्वाइन करो भाई।